ऑरा। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है? उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? अगर किसी का ऑरा कमज़ोर है या कोई दिल से कमज़ोर है, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो उसकी जान भी जा सकती है। उस पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैं पहले ऑरा के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, एक प्रेमी जोड़ा की कहानी, जिसमें कि पता चलता है कि अगर ऑरा आपका कमज़ोर हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है। ख़ैर, उनकी वाइफ़ की ऑरा काफ़ी ज़्यादा, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो इसलिए ख़ैर उनकी जान तो बच गई। मगर अगर आपका भी ऑरा कमज़ोर है, तो भूत वग़ैरह आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके और ज़्यादा बढ़ेंगे। ख़ैर गाइस, कहानी शुरू करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ रोशन और मेरा चैनल का नाम है रोशन घोष ज्ञान। तो मैं लेके आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए एक और न्यू एंड मज़ेदार वीडियो। हॉरर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अब आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और खौफनाक होने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी विजय की है। विजय एक ऑफिसर था जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो रहता था भागलपुर में और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। मगर करीबन कुछ समय के बाद ही उसको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है, जो कि उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में एक घर रहता है, उसको अलॉट होता है, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र होते रहता है तो उसको घर वगैरह खुद का नहीं होता है, तो वो एक भाड़ा का घर लेता है जिसमें सिर्फ 2 जन थे, वो और उसकी बीवी। मगर घर जो था वो काफ़ी बड़ा था। तो अब जाके वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस घर में रहेंगे। और जो वो थे और उनके परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि जो विजय थे वो उन्होंने लव मैरिज किया था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो उनके साथ भाग के शादी किए थे और उनके घर वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उन्हें लगा कि कुछ समय के बाद जाके जब उनका बच्चा वगैरह हो जाएगा, तब जाके शायद कहीं न कहीं उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी की उम्मीद में वो लोग थे कि कभी न कभी उनके घर वाले उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। ख़ैर, वो लोग वेस्ट बंगाल की ओर आ गए और वो अपने फैक्ट्री के जॉब में लग गया। और उन्होंने घर शिफ्टिंग की और पूरे दिन घर में लग चुका था सारे सामान को एक जगह करने में, और पूरा दिन उसी में चला गया। रात को खाने के लिए उन लोगों ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था और बाहर से ऑर्डर किया खाना उन लोगों ने खाया। और जो उनका घर था ना, वो काफ़ी शांत एरिया में था, मतलब ऐसा मोहल्ले में था जिसमें एक दूसरे से लोग बहुत ही कम बात करते थे, सब अपने-अपने से मतलब रखते थे। और उनका जो घर था वो 10वीं मंजिला मकान था, मतलब 10वीं मंजिला पे उनकी जो फ्लैट था वो फ्लैट था। तो वो अपने सारे काम-वाम करके खाना-पीना खा के सो जाते हैं और अगली सुबह वो ऑफ़िस के लिए निकलते हैं। जब विजय जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो ऑफिस का पूरा दिन काम खत्म करने के बाद जाके और उनकी वो अपने घर की ओर रवाना होते हैं। और घर की ओर रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी वाइफ को एक कॉल किया, क्योंकि उनकी वाइफ एक हाउसवाइफ थी और वो घर में थी। तो घर में नया-नया घर है तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हुई और नए जगह पे रहने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए उन्होंने कॉल किया और उनसे कॉल करके हाल-चाल लिया। करीबन दोपहर में भी उन्होंने एक बार कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि मैं जब निकलूँगा तब भी मैं कॉल करूँगा। तो उन्होंने कॉल किया और कॉल करके उन्होंने उनसे हाल-चाल पूछा अपनी वाइफ से, तब जाके
और फिर जाके वो वहाँ से निकल गए ऑफ़िस से, कॉल कट करने के बाद। और जब वो रास्ते से आ रहे थे, तो उनको काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि ऑफ़िस का काम ज़्यादा था, तो वो वहाँ से निकल गए। और जब वो वहाँ से निकले, वो रास्ते से जब आ रहे थे, तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था और वो रास्ते से आ रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक लड़की दिखती है, एक खूबसूरत लड़की, एक जवान खूबसूरत लड़की जो एक बड़े से बैग लेके अपना रास्ता में अकेले चल रही है एक कोने से। और विजय जी वहाँ से गए और उन्होंने मन में सोचा कि क्या एक अनजान लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की इस रास्ते में अकेली सुनसान क्या कर रही है? क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? मगर जब उन्होंने वो बैग देखा, इतना बड़ा बैग, तो उनके मन में कुछ उल्टी सीधी बात चलने लगी। उनको लगा कि शायद इसमें कोई डेड बॉडी वगैरह तो नहीं है। उनके मन में ऐसा ख्याल आया और उन्होंने वो लड़की को पास करते हुए आगे गए। फिर जाके थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन्होंने बाइक रोकी और उन्होंने अपने ही मन में सोचा कि अगर बाई चांस उस लड़की को प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो मैं अगर उसकी मदद नहीं करूँगा, तो फिर रात में कौन उसकी मदद करेगा? वो हेल्प करने की वजह से वो उस लड़की के तरफ बढ़ गए और लड़की की तरफ बढ़ के उन्होंने उससे पूछा कि अरे, आप यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हैं? आप इतनी रात में सुनसान रास्ता में आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं? तो तभी वो लड़की जवाब देती है, अकेले? मैं कहाँ अकेले हूँ? तो तभी विजय जी कहते हैं कि आप तो अकेले ही हैं, आस-पास मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके आस-पास कोई नहीं था। तभी लड़की बोलती है, आप तो हैं यहाँ पे, ऐसे करके लड़की ने बोला। तभी जाके विजय जी मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने पूछा कि आप इतनी रात में सुनसान को इस रात में कर क्या रही है यहाँ पे? तो उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ बाहर से, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। तभी जाके उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, तो आप कहाँ जाना चाहती है? ऐसा करके विजय जी ने पूछा और इस बैग में क्या है? और जैसे ही उन्होंने ये बात पूछा, तो वो लड़की के मुँह से होश उड़ गए थे। वो लड़की को देखे जा रहे थे और उनके हाथ से उन्होंने बैग छीनने की कोशिश की। विजय जी ने लड़की के हाथ से बैग लेने की कोशिश की। तभी वो लड़की अपने बैग को कस के पकड़ते हुए कहा, "ये क्या कर रहे हैं आप?" तो तभी विजय जी ने कहा कि मैं तो बस आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। आप जहाँ बोलो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा और बैग मैं उठा के अपने बाइक पे रख रहा हूँ। और ये कह सुनते ही जो लड़की थी उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ गई। मतलब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो चाहती थी वो हो चुका है। तो जब ये बात वो सुनी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके बाद जाके उन्होंने लड़की से कहा कि आइए और बैठिए मेरे बाइक पे। और फिर वो उस लड़की की मदद करने के लिए वो उसको जगह लेके आगे चलने लगे और जब उन्होंने उससे पूछा कि मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ? तब उसी वक़्त उस लड़की ने कहा कि मैं इस शहर में नई हूँ, मेरे गाँव बगल के गाँव में ही है। ऐसे हिचकिचाते हुए उस लड़की ने कहा। तभी जाके विजय जी ने कहा, आप इतना अटक के क्यों बोल रही है? तो उन्होंने उस लड़की ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में ज़िक्र किया और उसने कहा कि मैं यहाँ से आ रही थी, मुझे एक ऑटो वाला मिला था और मैं उससे के साथ ही थी। तो तभी जाके उस ऑटो वाले ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मगर मैं भी काफ़ी ताकतवर हूँ। मैंने भी उसे मार दिया और वहाँ से भागते हुए आ गई। तभी जाके मुझे आप मिले। इसलिए मैं थोड़ी डरी-सहमी हुई हूँ, मगर मैं इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ, जितना आप मुझे समझ रहे हैं। ऐसे करके लड़की ने कहा। तो तभी विजय ने कहा कि अरे आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी मदद ही करना चाहता हूँ। मेरा मन में और कुछ नहीं है, मैं बस आपकी मदद करने आया हूँ। आप बोलिए तो मैं चला जाऊँगा। तो लड़की ने कहा कि नहीं, नहीं, तो
रुकिए, आप मेरे को आगे तक छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे को इस गाँव में मैं नई हूँ, तो मैं अप मेरे घर में सिर्फ़ एक भाई, एक बहन है जो काफ़ी छोटे हैं और उनकी परवरिश मेरे ऊपर ही करनी है, मेरे को ही करनी है। तभी जाके वो पूछते हैं कि तब आपके मम्मी-पापा? तब जाके वो लड़की बोलती है कि मेरे मम्मी-पापा की तो मौत हो गई है, एक एक्सीडेंट में क्योंकि गाँव में बाढ़ आया था जिसमें मेरे मम्मी-पापा की मौत हो गई। ऐसा कह के वो लड़की अपना मुँह उदास कर लेती है। तभी जाके विजय जी कहते हैं कि अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप रहोगी कहाँ? तो लड़की ने कहा कि मैं कोई होटल वग़ैरह देख लूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे नौकरी करना है। तो विजय ने कहा कि अगर आपको नौकरी करनी थी तो ऐसे ही कोई नहीं निकल जाता। आपको पहले नौकरी ढूँढनी चाहिए थी और अब आप क्या करोगी? तो फिर लड़की ने कहा कि मेरे को आप आगे तक छोड़ दीजिए कोई होटल में, मैं वहीं पे कमरा-वमरा ले लूँगी और फिर मैं कहीं न कहीं अपना कुछ जुगाड़ लगा लूँगी, कुछ अपना कर लूँगी। तभी जाके विजय जी ने कुछ सोचते हुए एक बात कही, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? तो लड़की ने बोला कि हाँ, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि विजय जी ने बोला कि अच्छा तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तभी लड़की हिचकिचाती है। तभी विजय बोलता है कि अरे मेरा मतलब वो नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी एक वाइफ़ है जो अकेले रहती है और हम लोग भी भाड़े में रहते हैं, तो हमारा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और आप मेरे साथ आप रह लीजिएगा उस घर में और आप किराया भी दे दीजिएगा जब आपके पास हो। बोले कि नहीं ऐसा कैसे होगा मैं एहसान हो जाएगा फिर। ऐसे करके लड़की बोलती है। तो विजय जी बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आप चलिए मेरे साथ, मेरी वाइफ़ भी मेरे घर में रहती है। और इधर पे जो विजय की वाइफ़ थी, वो विजय को कॉल पे कॉल किए जा रही थी, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था और वो काफ़ी चिंता में आ गई थी। क्योंकि जो विजय का फ़ोन था वो उसका फ़ोन ऑफ हो गया था और फ़ोन ऑफ बता रहा था। तभी जो विजय की वाइफ़ थी उन्होंने उसके ऑफ़िस में कॉल किया, तो वहाँ का वॉचमैन ने कॉल उठाया और वो बोला कि विजय जी, वो तो यहाँ से करीबन आधा घंटा पहले ही निकल गए और ये देख के सोच के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि अरे! जब आधा घंटा पहले ही निकल गए तो इतना टाइम कैसे लग गया? क्योंकि करीबन 20 मिनट का ही रास्ता था। ऑफिस से घर का, तो वो इस ये सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जाके 2-3 बार कॉल करती है अपने हस्बैंड को, मगर फ़ोन ऑफ आता है और इधर जो विजय जी थे, वो उस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए मना लेते हैं और वो लड़की भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर विजय जी रास्ते में चलते हुए अपना बाइक को लेके चल रहे थे, तभी जाके अचानक उनको एहसास होता है कि उनके बाइक पे अचानक कोई भारी वज़न आ गया है। ऐसा लग रहा है कि बाइक पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया है, जिसकी वज़ह से बाइक इम्बैलेंस हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अचानक ही बाइक फिसल गई, जिसकी वज़ह से वो लड़की और विजय दोनों गिर गए और वो जो सामान था, वो भी जाके गिर गया और बैग खुल गया और जैसे ही बैग खुला तो विजय ने देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया क्योंकि जिधर वो समझ रहा था कि बैग में कुछ उल्टा-फुल्टा या डेड बॉडी वग़ैरह हो सकता है, उधर ही जब वो बैग खुला तब जाके उसको लगा और उसने देखा कि उस बैग में सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े हैं और ये देख के वो उस लड़की की मदद करने लग गया क्योंकि लड़की के भी हाथ में काफ़ी चोट आ गए थे और उसके भी हाथ में काफ़ी चोट आ गए थे, हाथ में और पैर में, विजय के भी क्योंकि बाइक वग़ैरह फिसल गया था, तो इसीलिए। फिर जब वो उसकी मदद कर रहा था कि बैग में कपड़े वग़ैरह थे, तभी उसको एक पत्थर दिखता है, मतलब वो एक कंकड़ टाइप का पत्थर था। जो उस बैग में था और वो काले रंग का था, मगर वो काफ़ी पत्थर जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसको देखने से वो काफ़ी हीरे जैसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कीमती चीज़ है वो, कोई कीमती पत्थर है और जब वो उस पत्थर के ऊपर सवाल करता है उस औरत से, उस लड़की से, तभी जाके वो लड़की उसके हाथ से वो पत्थर छीनती है और बोलती बोलती है कि ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है और इतना कह के ही वो वापस से पूछती है कि फिर ये बाइक कैसे गिर गई?
तो तब जाके विजय अपना बाइक देखता है और नीचे ज़मीन की तरफ देखता है, तो कोई पत्थर वगैरह भी नहीं था, मगर बाइक कैसे फिसल गई, ये उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। ख़ैर काफ़ी देर हो गई थी, तो उन लोगों ने वापस से बैग में सामान रखा और बाइक के ऊपर बैठ के वो लोग निकल गए घर की ओर। और इधर पे जो उसकी वाइफ़ थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे थे, क्योंकि वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी अपने हस्बैंड को, मगर इधर उनके हस्बैंड कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, फ़ोन ऑफ बता रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा चिंता में वो रोए जा रही थी। और तभी जाके अचानक बेल रिंग बजती है और ये सुनते ही दौड़ के वो गेट की तरफ जाती है और जैसे ही गेट खुलती है तो वो विजय जी को अपने गले से लगा लेती है। और तभी जैसे ही गले से लगाती है तो जहाँ उसको चोट लगी थी, जहाँ उसके ज़ख्म पे उसके हाथ पड़ जाती है और विजय कहता है, आह! ऐसे करके विजय आवाज़ करता है। तभी जाके जो उसकी वाइफ़ रहती है वो पूछती है कि अरे! क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तभी उसके साथ हुई वो रोड एक्सीडेंट के बारे में ज़िक्र करता है। तभी जाके इतने में बात हो ही रहा था, तभी जाके वो उस लड़की को देखती है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एक ड्रेस पहनी हुई है, अच्छी-सी ड्रेस पहनी हुई है। और ये देख के उसके वाइफ़ के मन में उससे बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि अरे! अपने मन में सोच रही है कि अरे! ये लड़की क्या कर रही है इसके साथ? कौन है ये लड़की? ये लड़की कहाँ मिली? और तभी ये सब बात वो कहने ही वाली थी, तभी जाके वो जो विजय है वो बोलते हैं कि ये लड़की ये लड़की ऐसे करके 2 बार बोलते हैं। तभी जाके वो अपना बात काटते हुए वो नाम पूछते हैं उस लड़की से, क्योंकि इस सफ़र में उन्होंने उसका नाम पूछना तो भूल ही गया था। तभी जाके वो उस लड़की से नाम पूछती है, तो वो लड़की अपना नाम प्रियंका बताती है। और तभी जाके वो अपने वाइफ़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं उसको कि ये प्रियंका है। और फिर जाके वो लोग घर के अंदर घुसते हैं और जब घर के अंदर घुसते हैं तब अपने साथ हुई सारी हादसा के बारे में बताते हैं, जो भी हुआ था उनके साथ और वो लड़की को लेके आए थे। और तभी जाके जो विजय जी की वाइफ़ थी जिनका नाम दिव्या है, वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और अंदर बुलाने के बाद उनके ज़ख्म पे मरहम पट्टी वग़ैरह करती है। और उन फिर जाके कुछ समय बाद ही वो आपस में वो लोग बात कर रहे थे, तभी खाना-पीना खाने का समय हो जाता है और खाना-पीना खाने के बाद सब लोग कमरे में चले जाते हैं, जिनमें से एक रूम जो प्रियंका है उनको दिया जाता है और एक रूम में जो विजय है और दिव्या है वो लोग जाते हैं। और ऐसे ही करके वो लोग रात को सो जाते हैं। और जब वो रात को सो जाते हैं तो अचानक ही करीबन 3 बजे होंगे, तभी जो दिव्या है उनकी आँख खुलती है, क्योंकि उनको कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि कोई ड्रम वगैरह बजा रहा है। और तभी जब उनकी आँख खुलती है तभी जाके उनको प्यास लगता है और वो पानी पीने के लिए जग उठाती है, मगर जग में पानी ही नहीं रहता है, तो वो वापस चली जाती है किचन की तरफ और पानी पीने के लिए। और जब वो पानी पी लेती है तब जाके उनको जो घर है, घर के बाहर से तबला वगैरह बजाने की आवाज़ आ रही थी। और ये सुन के वो घर के बाहर जाके देखती है। जब वो घर के बाहर जाके देखती है तो उनको बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। और तो उनको लगा कि उनका वहम हो गया, क्योंकि रात की नया-नया जगह है तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए। और फिर जाके वो कमरे के अंदर आती है और जैसे ही कमरे के अंदर आती है तभी जाके वापस से उनको वही आवाज़ सुनाई देने लगती है। और ये सुनते ही दूसरी बार ये आवाज़ सुनते ही उनको मन में एक डर हो जाता है कि आखिर ऐसा आवाज़ क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जब देखा तो उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मगर अचानक ये आवाज़ कहाँ से आने लगी फिर से, तो ये सोचते हुए वो वापस से दरवाजे के बाहर जाती है। मगर वो इस बार भी दरवाजे के बाहर जैसे ही जाती है, वो उनको बाहर कोई नहीं दिखता और आवाज़ बंद हो जाती है और फिर वापस वो बढ़ती है किचन की ओर।
तो फिर अचानक आवाज़ सुनाई देने लगती है और जब आवाज़ सुनाई देती है, तब जाके वो इस बार बाहर नहीं जाते हुए वो खिड़की से खोल के देखती है। जब खिड़की से खोलती है, खिड़की खोल के देखती है, तो वो देखती है कि सामने में कुछ लोग हैं, जो नाच रहे हैं, ड्रम वगैरह, डमरू वगैरह बजा रहे हैं। जिसकी वजह से ये शोर हो रहा था और उनके परछाई से ऐसा लग रहा था कि वो सारी की सारी औरतें हैं, क्योंकि परछाई से देख के अंदाज़ा लग जाता है। और तभी जाके एक रोशनी आती है, मतलब जो चाँद चंद्रमा से जो रोशनी होती है, लाइट वगैरह भी जल रहा था, तब जाके उनको देख के ऐसा लगा कि कोई छत में है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो वापस किचन से दौड़ते हुए अपने रूम में गई और वो रूम में जाके उन्होंने अपने पति विजय को उठाया। वो काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए थे क्योंकि वो ऑफ़िस के काम से थक चुके थे और उन इन दिनों उनके काम का ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए वो उठाने के बाद भी नहीं उठे। मगर 2-3 बार मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार उनकी आँख खुली और जब उनकी आँख खुली तब उन्होंने सुना कि उनकी वाइफ़ उनसे कह रही है कि छत में कोई है। छत में कोई है? ये सुन के विजय जी की भी हालत खराब हो गई। कहीं न कहीं वो भी घबरा चुके थे कि छत में? छत में कौन हो सकता है? गेट तो बंद था, गेट मैंने ही बंद किया, तो छत में कौन है? और ये कह के ही वो उठते हैं और अपनी वाइफ़ को वहीं रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी। बहुत ही खुशखबरी की बात थी ये और ये बात कल सुबह बताने वाली थी। वो उन्हें, इसलिए कि वो ज़्यादा हाइपर ना हो क्योंकि बहुत दिनों से उनका बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो ये बात बताती है। तब जाके वो ऊपर की ओर जाते हैं और अपनी वाइफ़ को वहीं रहने के लिए बोलते हैं और जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद वो छत में जाते हैं, छत में जाके देखते हैं और पीछे से उनकी वाइफ़ भी आ रही थी, जबकि उन्होंने उनको मना किया था, फिर भी वो पीछे आ रही थी, मगर उन्होंने उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला। विजय जी ने दिव्या जी को कुछ नहीं कहा और जब ऊपर आके देखते हैं तो ऊपर छत में कोई नहीं था और विजय जी को ऐसा लग ही रहा था कि छत में कोई नहीं है, मगर जब ये दिव्या जी ने देखा तो कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा सदमा हुआ कि मैंने देखा था कि ऊपर छत में कुछ औरतें थी जो नाच रहे थे, नृत्य कर रही थी। कुछ डमरू वगैरह, ढोल वगैरह बजा के वहाँ पे नृत्य कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक लग रहा था वो। अचानक रात में ऐसे 3-4 औरतें जिनकी परछाई मैंने देखी। अगर वहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने किसकी परछाई देखी? ऐसे करके विजय को बोलती है। तभी जाके विजय बोलता है कि नहीं यार, तुम अभी नया-नया जगह है इसलिए तुमको स्ट्रेस हो गया होगा, इसलिए कोई नहीं है यहाँ पे और अब समय भी काफ़ी हो गया है। अब मुझे सोना है क्योंकि कल सुबह मेरे को वापस ऑफ़िस जाना है। इतना कह के ही दोनों आराम से नीचे जाते हैं। नीचे जाके विजय तो सो जाता है, मगर जो दिव्या है वो नहीं सो पाती है। उसको कहीं न कहीं ये चीज़ खाए जा रही थी कि अगर कोई नहीं था तो मैंने देखा किसे वहाँ पे? मुझे तो लग रहा था कि कोई न कोई है। ऐसे करके अपने मन में सोचे जा रही है कि कौन था वहाँ पे, कौन था? क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि उसने छत पे कुछ औरतों को देखा था और ऐसे करते-करते 4-5 बज जाते हैं, तब जाके अचानक दिव्या की नींद लग जाती है क्योंकि रात में वो सोई नहीं थी और सुबह जब उसकी आँख खुलती है 9 साढ़े 9 10 बजे, तब तक वो उठती है, उठ के देखती है कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और विजय भी नहीं हैं, वो ऑफ़िस के लिए चले गए हैं और ये देख के उनको काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस होता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो है खाना बिना खाए ऑफ़िस चले गए और ये सोच के उनको काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। मगर कि इतना वो लेट से कभी नहीं उठती है, मगर आज मैं कैसे हो गया इतना लेट? तभी जाके वो बाहर की तरफ निकलती है और जब वो डाइनिंग रूम की तरफ निकलती है, तब वो जाके देखती है हॉल में कि जो प्रियंका है, वो एक टेबल पे बैठी है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है और जब प्रियंका ने दिव्या को देखा, तब प्रियंका कह रही है
दीदी, आप उठ गए क्या? आज आपने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी। तो दिव्या ने इसी पे कहा कि हाँ, आज में मेरे को देर हो गई और पता नहीं विजय भी बिना खाना खाए चले गए। तभी जाके जो प्रियंका है वो बोलती है कि नहीं, मैंने सुबह-सुबह ही उठ के खाना वगैरह बना दिया था और विजय जी जो है वो खाना खा के ही गए हैं ऑफ़िस। और जब ये बात सुनी दिव्या, तब कहीं न कहीं उसको आराम मिली कि चलो वो टिफ़िन लेके गए हैं और खाना खा के गए हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। जब वो खाना-पीना नहीं खा के गए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था, मगर वो खाना-पीना खा के चले गए थे क्योंकि प्रियंका जो है वो प्रियंका ने खाना बना दिया था। तभी जाके सब लोग आराम से वो दोनों जन अपना काम में व्यस्त हो जाता है। प्रियंका आराम से बैठ के अपना जो काम है वो कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और फिर जो दिव्या है वो किचन में चली जाती है अपना काम करने के लिए। ए और दिव्या जब अपना काम कर ही रही थी, तो तभी जाके बेल रिंग बजती है। किचन में वो अपना काम कर रही थी, तभी जाके बेल रिंग बजती है और जब बेल रिंग बजती है तब वो बाहर जाके देखती है और गेट पे उस वक़्त कोई नहीं था और ये देख के वो हैरान हो जाती है कि अगर कोई गेट पे नहीं है, तो बेल रिंग किसने बजाई? ये वो देखती है, तब कोई नहीं रहता है, तो वो फिर वापस मुड़ती है गेट बंद करने के लिए। तभी वो उसकी नज़र नीचे पड़ती है, नीचे ज़मीन पे किसी ने एक नारियल रखा हुआ था और जो दिव्या थी, वो काफ़ी पढ़ी-लिखी थी, तो वो इस भूत-प्रेत और अंधविश्वासों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं रखती, जो इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती थी। वो उस नारियल को उठा के अंदर लेके आती है और जैसे अंदर लेके आती है, तो वो देखती है कि उनके गेट के चौखट पे एक नींबू को कील से ठोक के मारा गया है, कील से ठोका हुआ है और ये भी देखी, मगर उसने फिर से इन चीज़ों को ऊपर उस वे में नहीं लिया, मतलब भूत के वे में नहीं लिया क्योंकि वो पढ़ी-लिखी थी, मैंने बताया ही। तो फिर ऐसे ही करके अचानक जब वो वापस किचन में गई, तभी जाके वो किचन की ओर बढ़ी और किचन में पहुँचने से पहले ही उसकी माथे में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होने लगी। वो इतनी ज़्यादा माथे में ज़ोर से दर्द हो रही थी कि वो 2 कदम भी चल नहीं पा रही थी। इतना भी शरीर में दम नहीं था कि वो अपने बेडरूम तक जा सके और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी जो प्रियंका थी, जो अंदर है, वो बाहर आई और वो आके पूछती है कि दीदी क्या हुआ आपको? तो तभी वो बोलती है कि एक काम करो, तुम विजय को बुला दो, मैं चल नहीं पा रही हूँ और तब तक में वो लड़की जो थी प्रियंका, उसने डिस्प्रिन एक दवाई भी लाके दी उस औरत को खाने के लिए। तो तभी काफ़ी बोलने के बाद वो जैसे ही प्रियंका ने सुना कि विजय को कॉल करना है, तो कहीं न कहीं वो इस बात से गुस्सा हुई कि विजय को कॉल करना क्यों है? उसके बाद भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके वाइफ़ ने कहा है, दिव्या ने कहा है, तो कॉल करना पड़ेगा। फिर जाके वो उसको कॉल करके बुलाती है। तो फिर विजय जब घर आते हैं, तब वो अपनी वाइफ़ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाके उन्हें एडमिट किया जाता है और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती है, तो पूरे रास्ते में भी वो चिल्लाते-चिल्लाते जा रही थी और वो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, नींद की दवाई दी जाती है, मगर उनका दर्द इतना ज़्यादा था कि वो चिल्लाए जा रही थी हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से और भी पेशेंट्स की भी हालत ख़राब हो रही थी। हॉस्पिटल में वो चिल्लाए जा रही थी। तभी वहीं पे एक औरत थी, जिसका नाम था पूजा। वो भी आई थी, वो एक तांत्रिक थी, वो तंत्र विद्या जानती थी। वो हॉस्पिटल में आई थी अपने एक पेशेंट को, उनके भी रिलेटिव्स थे। तो वो हॉस्पिटल में आई और आने के बाद जब उन्होंने ये माहौल देखा, तो वो चुपचाप से बिना किसी को बोले उनके केबिन में गई और तब जाके उनके केबिन में जाके वो एक भभूत ली थी। भभूत लेके उन्होंने उसमें कुछ मंत्र बुदबुदाया
क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो देख रहे थे वहीं पे। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाया और माथे पे फूँक मारी और वो भभूत लगाई। करीबन ये जो प्रोसेस थी उन्होंने 2-3 बार की, उसके बाद जाके अचानक ही जो दिव्या थी वो चिल्लाना बंद कर दी और वो नींद में सो गई। सारे लोग हैरान हो चुके थे ये देख के कि अरे! ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि इतने टाइम से इतने ज़ोर से चिल्ला रही थी ये औरत और अचानक बेहोश हो गई, दर्द कम हो गया। क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों में, डॉक्टर वगैरह के नज़रों में अभी भी इतिहास में ऐसे जो चीज़ है, जिन पे भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही शॉकिंग बात थी कि मगर साइंस और डॉक्टर वगैरह इन सब भूत-प्रेतों पे भरोसा नहीं करते हैं। तभी जाके वो औरत वहाँ से बाहर निकली और विजय जो थे वो उस औरत के पीछे गए। वो औरत जिसका नाम पूजा था, वो आगे नीचे की ओर गई आगे बढ़ के और विजय उनके पीछे गए। तभी जाके वो रास्ते में ही वो प्रियंका को भी देखी जाते वक़्त और जब विजय उनके पास पहुँचे तो उस औरत ने पूजा ने उनसे कहा कि ये आपके माथे में क्या है? और ऐसे करके के माथे को टच किया। करीबन 2 मिनट तक माथे को टच किया, तभी जो प्रियंका थी उसके मुँह देख के पता चल रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। अगर कोई और लड़की या कोई भी विजय के करीब जा रही है तो। तभी जाके वहाँ पे वो विजय अपना हाथ हटाने बोलते हैं। विजय अपना हाथ से उस औरत को बोलते हैं अपने सर से हाथ हटाने के लिए। तभी वो औरत हटाती है, अपना हाथ हटाती है। फिर उसके बाद से वो पूछती विजय पूछते कि क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ नहीं, बिना कुछ जवाब देते हुए वो वहाँ से चले गई और विजय ने जाने से पहले धन्यवाद भी कहा, जो भी मदद उन्होंने की थी। इतना कहते ही जो विजय थे वो हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, स्ट्रेस हो गया है इसलिए इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है और इनको हेडेक हो रहा है, थोड़ा बहुत इन पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये ठीक हो जाएँगी। तभी जाके उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लेके आया गया। और जब घर लेके आया गया तो वो रेस्ट कर रही थी मगर उन्होंने जो दिव्या जी है उन्होंने एक चीज़ ध्यान दिया था कि जो विजय जी थे वो काफ़ी बदले-बदले लग रहे थे क्योंकि जो विजय जी थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो कभी भी उनका तबीयत वग़ैरह ख़राब होता था तो वो अपना ऑफ़िस जाना छोड़ देते थे। कुछ दिन घर में ही रहते थे अपनी वाइफ़ के साथ मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी उनके बदलते हुए भाव को देख के कि ऐसा क्या हो गया क्योंकि जब से वो लोग हॉस्पिटल से आए थे वो उन्होंने ठीक से बात भी नहीं किया था आपस में और ऐसे ही करके एक रात बीत गई और जब सुबह हुई तब जाके वो फिर से देरी से उठी और सुबह जब उठी तब देखा कि जो प्रियंका है उन्होंने नाश्ता वगैरह बना लिया है और तब तक 9 बज चुके थे और विजय जो है वो नाश्ता कर रहे थे और प्रिया भी बैठ के नाश्ता कर रही थी। जब यहाँ पे दिव्या उठ के जाती है तब उन्होंने देखा कि ये उनके हाव-भाव में कुछ तो बदलाव हो चुका है और जो दिव्या थी उन्होंने अपने पति विजय से पूछा कि आप ये बताइए आप पूरी रात कहाँ थे? क्योंकि दिव्या ने जब उठी थी तो दिव्या ने देखा था कि वो कहीं नहीं है घर में और उन्होंने पूरा इस चीज़ के बारे में वो डिस्कस करने लगे। बोले कि तुम कहाँ थे सुबह से? मतलब पूरी रात को तुम थे नहीं और ऐसे करके वो पूछे। दिव्या ने विजय से पूछा मगर विजय गुस्सा करते हुए कहे कि मेरे को काम में जाने दो, मेरे को काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे करके बात टालते हुए वो वहाँ से चले गए। ये पहली बार था उनके लाइफ़ में क्योंकि उनकी शादी के 5 साल हो चुके थे और ऐसा बर्ताव कभी भी विजय ने नहीं किया था दिव्या के साथ। और दिव्या काफ़ी टेंशन में आ गई क्योंकि ऐसा बर्ताव करने का क्या रीज़न था।
काम का प्रेशर, क्योंकि काम का प्रेशर तो रहता ही है, तब भी ऐसा बर्ताव उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। ख़ैर, जब उन्होंने प्रियंका को देखा तो कहीं न कहीं उनको प्रियंका के ऊपर भी डाउट हुआ, दिव्या को प्रियंका के ऊपर भी डाउट हुआ। तभी जाके उन्होंने सोचा कि मैं देखती हूँ आज रात में कि विजय जी जाते कहाँ हैं। तभी वो सब कुछ टाइम हो गया, रात को जब विजय घर पहुँच गए, खाना-पीना खा के सो गए और फिर करीबन जब प्रियंका भी अपने कमरे में चली गई और विजय और दिव्या भी सोने आ गए, तब करीबन रात के 3 बजे विजय खुद पे खुद उठते हैं और उठ के गेट की तरफ जाते हैं। तभी जो दिव्या थी वो भी नहीं सोई थी, वो अपने पति का पीछा करना चाहती थी, तभी वो भी उनके पीछे जाती है। तो दिव्या को लगता है कि वो शायद प्रियंका के कमरे में जाएँगे, मगर वो गलत थी। वो जो है गेट के बाहर गए, मेन गेट के बाहर गए और वहाँ से अपने घर के पीछे से एक रास्ता होके गुज़रता था। वहाँ से वो एक वो आगे बढ़ते गए, वो एक खाली मैदान में पहुँच गए थे, क्योंकि जंगल से होके वो रास्ता था, वहाँ पे एक खाली मैदान में होके पहुँच गए थे और जो दिव्या थी, वो भी उनके पीछे-पीछे चली गई, मगर वो उस माठ में नहीं गई, उस ग्राउंड में नहीं गई, क्योंकि उसको डर था कि शायद विजय जी उनको कहीं देख ना लें। मगर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो विजय जी है, वो किसी के कंट्रोल में है। उन पे किसी ने जादू किया है, क्योंकि वो सिर्फ़ सीधा चले जा रहे थे। ना मुड़ के देख रहे थे, ना आगे-पीछे कहीं नहीं देख रहे थे। बस वो उस खुले मैदान की ओर बढ़ चले और तब जाके दिव्या एक पेड़ के बगल में छिप गई और वो देख रही थी। तो उन्होंने देखा कि दिव्या ने देखा कि कुछ ही देर बाद जाके जो विजय जो है, वो अचानक अपना दोनों हाथ को ऊपर उठा लिए हैं और दोनों हाथ को ऊपर उठाने के बाद फिर से वही ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंजने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विजय जी की तरफ ही वो ढोल नगाड़ा बजाते हुए कुछ औरतें हैं वो आ रही है। ये वही ढोल नगाड़ा बज रहा था जो स्टार्टिंग में दिव्या को सुनाई दिया था घर में और ढोल नगाड़ा बज रहा था। तभी जाके अचानक ऐसा लग रहा था कि विजय के पास ही आ रहा है और देखते ही देखते वो ढोल नगाड़ा विजय के पास में ही आ गया और फिर उसमें से एक परछाई बाहर आई और देख के फिर जाके जब वो परछाई ने एक रूप, एक शरीर लिया, तब दिव्या देख के शॉक हो गई, हक्का-बक्का रह गई, क्योंकि वो और कोई नहीं प्रियंका ही थी और करीबन 2 मिनट के बाद ही दोनों आपस में लिपट गए, गले मिले और अचानक ही जो वो विजय था और प्रियंका अचानक ही ज़मीन के अंदर धँस गए और ये देख के जो दिव्या है उसके मुँह से ज़ोर से आवाज़ निकली, विजय! उसने ज़ोर से चिल्लाया और ये तभी जाके प्रियंका उसको देखी और प्रियंका अपने हाथ से उसको वहीं रोक दी और उसके हाथ से एक जला आग निकला, उसके हाथ से आग निकला और ये देख के दिव्या को पूरा भरोसा हो गया था कि ये कहीं न कहीं कोई डायन, चुड़ैल है या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और ये देख के वो दौड़ के गई वहीं पे जहाँ से वो धरती के अंदर गए थे और तभी बारिश स्टार्ट हो गई। जब वो दौड़ के वहीं गई तब भी उसको ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे थे जो उसके कान के पर्दे फाड़ रहे थे और कहीं न कहीं वो उस आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में वही आवाज़ की वज़ह से ये सब हुआ। उसको ऐसा लग रहा था। मगर आगे कुछ और खतरनाक होने वाला था और अब जो विजय थे वो उस प्रियंका के साथ चले गए थे जमीन के अंदर और अब वो कहाँ गए किसी को पता नहीं था। तभी जाके वो उसी जगह पे जाके उस ज़मीन को खोदने लगी। मगर वो ज़मीन इतनी ज़्यादा सख्त थी कि कोई भल बोल ही नहीं सकता, कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि उस ज़मीन के अंदर कोई गया है, क्योंकि वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। करीबन बहुत ही मुश्किलों से खोदने के बाद जाके भी वहाँ से कुछ नहीं मिला और ये देख के जो दिव्या है उसके मन में एक ख़्याल आया
वो वहाँ से दौड़ के पुलिस की ओर भागी, पुलिस से मदद माँगने की कोशिश की करने लगी। तब वो वहाँ से उस मैदान से दौड़ते हुए रास्ते की ओर गई, क्योंकि जंगल से होके गुज़रता था, तो वहाँ से वो जंगल से होके रास्ता की तरफ वो रोड की तरफ उठी, और जैसे ही रोड की तरफ उठी तभी एक ऑटो आता है और दिव्या को धक्का लग जाता है उस ऑटो से। उसके हाथ में थोड़ी चोट लगती है, मगर वो हार नहीं मानती है। वो वापस उठती है और ऑटो वाले को बोलती है। ऑटो वाला खुद ही उतरता है और उस ऑटो वाले के साथ एक और औरत उतरती है, और ये वही औरत होती है जिसको हमने हॉस्पिटल में देखा था, जिसका नाम था पूजा। वो उस औरत को देख के पहचान जाती है। पूजा उस औरत को देख के पहचान जाती है, क्योंकि उसी ने उसकी मदद की थी स्टार्टिंग में। तो तब वो औरत उसको अंदर बुला लेती है। पूजा दिव्या को अंदर बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तब जाके वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। तब जाके उसने वही भभूत लेके उसके माथे पे रखा, और वो सब कुछ करीबन 2-3 मिनट तक वो देख के पता चल गया उसको, उसके हाथ पे रखा था, क्योंकि वो एक ज्योतिषी थी, उसको तंत्र विद्या आती थी, तो इसीलिए जाके उसको सब चीज़ का पता चल गया, और वो गई पूजा के घर पे। पूजा के घर पे जाने के बाद फिर से उसने ये पूछा कि ये बताओ, ये प्रियंका कौन है? प्रियंका कहाँ से आई है? क्योंकि उसने अपने तंत्र विद्या से जो है दि दिव्या और विजय को देख लिया था। मगर प्रियंका को कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो प्रियंका को अपनी तंत्र विद्या से नहीं देख पा रही थी, और यही चीज़ उसे हैरान कर रही थी। फिर जाके वो दिव्या से पूछती है कि ये प्रियंका कौन है, और कहाँ से मिली तुम्हें ये? कौन लगती है तुम्हारी? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने लगी। तभी जाके जो दिव्या है वो पानी माँगी, और पूजा जी ने उनको पानी दिया। उसके बाद जाके वो बोलती है कि वो मेरे पति को ज़मीन के अंदर लेके चली गई, वो लेके भाग गई। तो उसने फिर पूछा कि ये है कौन? ये प्रियंका है कौन? तब जाके विस्तार में जो भी सारी घटना घटी थी, जब वो बाइक से मिले कैसे, वो सारी बातें बताई। और जब ये चीज़ वो सुनी कि वो जो है उनके घर में भी रहती है, तो ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, और बोली कि क्या तुम मुझे अपना घर दिखा सकती हो कि वो जो चुड़ैल है वो रहती है? तब जाके उन्होंने बताया कि वो एक प्रेत है, जो लोगों को खून चूस लेती है और मार देती है। और इतना सुनते ही जो दिव्या थी वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, और बारिश काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हो रहा था, इसलिए वो लोग उस घर से नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि जो पूजा की गाड़ी थी वो भी खराब हो चुकी थी। मगर अचानक उनको याद आया वही ऑटो वाला। अब वही ऑटो वाला जो था वही उनकी मदद कर सकता था, तो वही ऑटो वाले को उन लोगों ने कॉल किया। करीबन काफ़ी ज़्यादा पैसे देने के बाद जाके वो ऑटो वाला मान गया कि वो दिव्या के घर उन्हें पहुँचा देगा। तो वो दिव्या के घर की ओर निकला, और रास्ते में काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई चाहता है कि जो पूजा है वो दिव्या के घर ना पहुँचे, क्योंकि रास्ते में कहीं पेड़ गिर जा रहा है अचानक ही, और कहीं बारिश का पानी बहुत तेज आने लग रहा है, बांध टूट जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मुश्किलात के सामना करने के बाद जाके आखिरकार जो दिव्या है वो पूजा के घर दिव्या अपने घर लेके चल जाती है पूजा को। और जब जो दिव्या है वो पूजा को अपने घर लेके जाती है, तब दिव्या पूछती है कि यही घर है, और पूजा बोलती है कि मेरे को उसका कमरा दिखाओ। तब जाके वो उसका कमरा दिखाती है, और उसके कमरे के अंदर जैसे ही घुसते तभी उनको दिखता है कि सारा सामान उलट-पुलट हो चुका है। घर में हर एक जगह खून पड़े हैं उस कमरे के अंदर, और बहुत ही घटिया माहौल है, और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक बदबू आ रही है। ये देखते ही तुरंत उस रूम से जो पूजा है दिव्या को टान के बाहर निकाली, और तभी जाके कुछ समय शांत बैठने के बाद जाके उनको याद आया कि पूजा ने पूछा कि कोई
सामान लेके तो आई होगी वो, और जब उन्होंने कहा कि हाँ, तो तभी जाके वो उस कमरे के अंदर वापस जाती है और वहाँ से जाके एक जो वो सामान था, वो जो अटैची लेके आई थी वो औरत प्रियंका, वही चीज़ को लेके आती है, और जब वो उसमें से खोलती है उसको, तो उसमें खोल तब उसको दिखता है कि वह उसमें बहुत सारे कपड़े हैं, और तभी जाके उसको वो पत्थर भी दिखता है। ये पत्थर वही पत्थर था जो स्टार्टिंग में विजय के हाथ लगा था, और ये जो विजय के हाथ में लगा था ये पत्थर, और जैसे ही पूजा ये पत्थर देखती है, वो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये पत्थर का मतलब क्या है। और ये पत्थर का मतलब जब पूजा ने बताया दिव्या को, तो दिव्या के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पति की जान की परवाह थी कि कैसे भी करके मेरे पति बच जाए, और जब बताया उस पत्थर का मतलब, तो उस पूजा ने उस पत्थर का मतलब बताया कि वो जो पत्थर है, एक मायावी पत्थर है जो डायनों का है, जिसमें सिर्फ़ एक डायनी 6-7 डायनों का ग्रुप होता है, समूह होता है उसका, और वो लोग किसी भी इंसान को शिकार करती है और आपस में बाँट के उन लोग का खून पी जाती है और सालों-साल खूबसूरत रहती है। और जब ये बात दिव्या को पता चली, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब वो पूछती है कि आगे क्या करना है? तो तभी जाके आगे करने से पहले जो दिव्या होती है वो बोलती है कि हम पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस ही हमारी सहायता कर सकती है। तभी जाके जो पूजा थी वो बोलती है दिव्या को कि थोड़ी दिमाग लगाओ, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें प्रियंका के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें बस सिर्फ नाम पता है, उसका घर कहाँ है, कहाँ रहती है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुम पुलिस के पास जाके क्या बोलोगी, और पुलिस भी क्या मदद करेगी तुम्हारी, और इन कपड़ों को दिखा के तुम बोलोगी कि ये प्रियंका के कपड़े हैं, पुलिस इस पे भरोसा करेगी, और इस कपड़े में क्या कहीं लिखा हुआ है कि ये प्रियंका के कपड़े हैं, ऐसे करके 2-3 सवाल करती है वो। तभी जाके जो पूजा है वो बोलती है कि अच्छा तुम मेरे को वो जगह दिखाओ, कि वो जगह कहाँ है जिसमें कि तुम बोल रही थी कि वो उसको प्रियंका को तुमने आखिरी बार देखा था विजय के साथ। तो फिर दिव्या बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं वही जगह दिखाती हूँ, और करीबन उस समय रात हो रहा था और बारिश भी हो रही थी, करीबन 3 बज चुके थे। मगर फिर जाके जो दिव्या उसके साथ लेके जाने लगी, तभी पूजा बोलती है कि अभी रुक जाओ, अभी जो चुड़ैलों की जो डायनों की जो शक्ति है वो चरम सीमा में होगी, क्योंकि रात हो चुकी है, इसलिए हम अभी बारिश भी बहुत तेज हो रही है, हम लोग कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, सुबह हो जाए उसके बाद जाके तुम मुझे उस जगह पे लेके जाना, और तुम मुझे जब उस जगह पे लेके जाओगी तो मैं उसका इतिहास निकाल लूँगी। तब तक मैं यहाँ पे अपने मंत्र का जाप करके मैं ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर वो है कौन, और ऐसे ही कुछ समय के बाद जाके वो मंत्र का पता लगाना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो जगह घर के करीबन थोड़े ही दूर पे था, तो उसको पीछे से लेके चली जाती, और जब वो मंत्र का जाप करना स्टार्ट करती है, थोड़ी देर बाद कुछ मंत्र बुदबुदाने लगती है वो, और करीबन 1 घंटे के बाद जाके जो उसका तंत्र विद्या खत्म हो जाता है, और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। फिर जो दिव्या है वो लेके चली जाती है अपने घर के पीछे रास्ते, वही खुला मैदान जहाँ पे उसने विजय को देखा था प्रियंका के साथ अंदर ज़मीन में जाते हुए। इतना सुनते ही वो उस जगह पे पहुँच गई, और जैसे ही उस जगह पे पहुँचा, तो उन्होंने जो पू जो पूजा है वो एक मंत्र से बंधा हुआ एक धागा दी दिव्या को, और उसने कहा कि इसे बाँध लो और इसे खोलना मत, और उसके बाद जाके वो उस जगह पे कुछ गोटियाँ फेंकती है, जिससे उसे डायरेक्शन का दिशा का पता चलता है, और वो उस दिशा की ओर बढ़ती है। करीबन 15-20 मिनट चलने के बाद जाके वहाँ पे उन्हें एक गुफा दिखता है, और वो गुफा देख के वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो गुफा
इतने पुराना देख के लग रहा था, इससे प्रतीत हो रहा था कि यही उनका घर हो सकता है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, डायन। और वहाँ पे एक डायन नहीं होंगी, पूरा समूह होगा उनका, 7-8 लोगों का ग्रुप होगा वहाँ पे। तो जब वहाँ पे पहुँचती है, तब जाके वो लोग आपस में ही सवाल करती है कि क्या ये हो सकता है उस डायन का घर? क्योंकि ये इतने सुनसान रास्ते में, ऐसा सुनसान इलाके में ऐसा गुफा कैसे हो सकता है? तब जाके जो पूजा है उसने कहा कि हो सकता है, ये देख के ही प्रतीत हो रहा है कि 100-200 साल पुराना है। यहाँ पे कोई गाँव वगैरह होगा, मगर अब वो विलुप्त हो चुका है। उस गाँव में कोई नहीं रहता, इसलिए इधर पे ये जगह के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। और तभी जाके वो उस गुफा के पास पहुंचने के बाद जाके वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि तभी जाके पूजा अंदर की ओर जाने लगती है और दिव्या भी उसके पीछे जाती है। तब जाके पूजा दिव्या को रोकते हुए कहती है कि तुम यहीं रुको, तुम मत जाओ अंदर, मैं जाती हूँ। क्योंकि पूजा सिर्फ अपने आप को ही बचा सकती थी, दिव्या को नहीं। इसलिए दिव्या को उसने बाहर रुकने के लिए ही कहा। और बाहर रुकने के बाद जाके जब तक वो बाहर रुकती, तब तक दिव्या अपने हाथ में मंत्रों से किया हुआ एक गुच्छा निकालती है, जिसमें शिव जी की आराधना से किया हुआ रुद्राक्ष था। और वो उस रुद्राक्ष को पढ़ते हुए मन में आगे की तरफ बढ़ती है गुफा की ओर। और उसने दिव्या को बोला कि तुम यहीं पे इंतजार करो। और जब वो अंदर की ओर जाती है, तब जाके उसको अंदर में कोई नहीं दिखता उस गुफा में। फिर वो और अंदर की तरफ जाती है। वो गुफा एक भूल भुलैया की तरह था, कुछ दिख नहीं रहा था, इधर से रास्ता उधर। मगर काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद उसे एक तहखाना का पता चलता है कि तहखाना के अंदर हो सकते हैं वो लोग। और तभी जाके जो इधर दिव्या थी, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। और दिव्या को उसके पति विजय की आवाज़ सुनाई देता है। और विजय चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, और यहाँ से मेरे को लेके जाओ। और इतना सुनते ही दिव्या बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर चली गई। और दिव्या जो है वो अंदर की तरफ जब जाती है, तो उसे एक टूटे-फूटे कमरे से विजय की आवाज़ आती है और वो अंदर की ओर बढ़ती है। जब वो उस कमरे की ओर बढ़ती है, तब जैसे ही वो अंदर घुसती है, तब वो देखती है कि 4 कोने में 4 डायन ऊपर हवा में लटकी हुई है और उसी का इंतज़ार कर रही थी। और वो जो विजय की आवाज़ उसने सुनी थी अपने पति की, वो भी उसकी आवाज़ नहीं थी। वो एक छलावा था, जो उसे अपने जाल में फंसाने का लिए बना हुआ था। और ये देखने के बाद वो पूजा को आवाज़ लगाने लग गई। मगर पूजा इधर पे गुफा के अंदर थी, वो उस तहखाने को ढूँढने की कोशिश कर रही थी और उसको तहखाना मिला भी। मगर जब पूजा थोड़ और अंदर की तरफ जाती है, तो उसे भी आवाज़ सुनाई दे देती है दिव्या को। और इधर दिव्या के ऊपर एक भूत, एक चुड़ैल, एक डायन हमला करती है, वार करती है। मगर दिव्या उससे साइड हट जाती है और वो बच जाती है। और ये देखते ही और बचे हुए तीनों डायन भी हमला करने लगती है। तब तक जो पूजा थी वो भी आ जाती है। और रुद्राक्ष होने की वजह से वो लोग के पास नहीं आ पा रहा था वो चुड़ैल, नहीं तो फिर उन्हें भी वहीं पे ख़त्म कर देता वो। तब तक में पूजा और दिव्या दोनों आप भागते हुए उस गुफा के बाहर निकलते हैं। और पूजा दिव्या से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इंतज़ार करने के लिए, तुम क्यों अंदर गई गुफा के अंदर? अब देखो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे एक तहखाना मिला था उस जगह में। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो तहखाना के अंदर ही तुम्हारे पति हो सकते थे, मगर अब पता नहीं मुझे वो तहखाना कब मिलेगा। मैंने तुम्हें मना किया था, बोला था तुम्हें अंदर नहीं जाने के लिए, मगर तुमने सुना ही नहीं। तो फिर जाके वो बोलती है दिव्या कि नहीं, वो मेरे को मेरे पति की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए चली गई। तब जाके पूजा कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छलावा था, जिसे जो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ फँसाना चाहता था, वो तुम्हारे पति की आवाज़ नहीं थी। और करीबन कुछ देर बात करने के बाद जाके इस बार दिव्या दिव्या जो है
वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगी अंदर। फिर पूजा बोलती है कि अब कुछ भी हो तुम अंदर मत आना। तभी जाके वो वापस से गुफ़ा के अंदर बढ़ती है और जब वो गुफ़ा के अंदर बढ़ती है तब उस वो देख उसको प्रतीत हो गया था कि इस गुफ़ा में 4 तो डायन उसने खुद देखा था। यानी कि इस गुफ़ा में सच में समूह है, एक डायनों का समूह है और अब उसे और बच के रहना पड़ेगा। और पूजा अंदर की ओर जाती है, गुफ़ा के अंदर की ओर और अब वो और सावधानी बरत रही थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पे और भूत-प्रेत का समूह है क्योंकि उसने 4 भूत को तो आगे ही देख लिया था और जैसे ही वो आगे बढ़ती है ना, तो उसे दीवाल पे एक पंछी बना हुआ दिखता है। पंछी का साइन दिखता है, पंछी का छाप दिखता है वहाँ पे। तो वो उस पंछी को छूती है और जैसे ही वो एक पंछी को छूती है, तो अचानक ही जो वहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है और जब वो दरवाज़ा खुलता है, तब वो अंदर जाती है और अंदर का मंज़र इतना ज़्यादा खौफ़नाक, दर्दनाक था कि उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा उसने कभी पहले नहीं देखा था। वो देखती है कि ज़मीन में कुछ कंकाल पड़े हुए हैं। किसी के सर नहीं है, किसी के धड़ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। ऐसे और मंज़र से भरा हुआ और वो थोड़ी आगे बढ़ी तो उसको ज़मीन पे खून दिखा, बहुत सारा खून फैला हुआ है और वो खून देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और उसे बस एक चीज़ की चिंता लगी थी कि विजय काश ठीक हो और थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ी और आगे बढ़ती है तो वहाँ पे उसको विजय मिलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर से मानो सारा खून चूस लिया गया हो और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। तो तभी वहाँ पे 3 डाइनें और आ गई और वो टोटल 7 डाइनें थी। 4 डाइनें वो और जिसमें से एक प्रियंका नाम की थी और वो प्रियंका भी नाम की जो डायन थी वो भी वहीं थी। और जो वो सारी डाइनी थी, वो सब मिलके पूजा को घेर लेती है और उसे मारना स्टार्ट कर देती है। उसको यहाँ से कोई ज़ख्म देता है, कोई यहाँ से ज़ख्म देता है और इधर से उधर उसको हवा में उछालता है, फिर ज़मीन में पटकती है। मतलब उसको परेशान करना, मारना, जान लेने की फिराक में रहती है। तभी उसकी वो पूजा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, बचाओ करके। तभी जाके जो आवाज़ है वो जो दिव्या है उसको आवाज़ सुनाई देता है, मगर वो जाती नहीं है क्योंकि पूजा ने उसे अंदर आने से मना किया था। तभी जाके करीबन 3-4 बार से भी ज़्यादा बार आवाज़ आने की वजह से पूजा जो है की आवाज़ आने की वजह से दिव्या जो है पूजा की ओर बढ़ जाती है आगे, पूजा की आवाज़ आ रही थी। तभी जाके उसको याद था कि जो पूजा है उसने एक गुफ़ा का ज़िक्र किया है, एक खुफ़िया दरवाज़ा और वो खुफ़िया दरवाज़े की ओर आगे बढ़ती है। जब वो खुफ़िया दरवाज़े की ओर आगे बढ़ती है तो वो भी वही मंज़र देखती है जो पूजा ने देखा था। और वो ये मंज़र देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की चिंता होती है कि उसके पति कैसे हैं, विजय कैसा है। जब वो आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि जो प्रियंका है और उसकी जो सातों बहनें हैं, सातों डायनें हैं, जो चुड़ैल है, वो पूजा को तड़पा रही है, मारने की कोशिश कर रही है, मगर उसको मार नहीं पा रही है क्योंकि उसने शिव मंत्र का वो शिव मंत्र का जाप करने लगी और इसलिए वो जो प्रेत थी उसको मार नहीं पा रही थी। तभी जाके होता ये है कि वो उसके पास आती है और वो जो डायन रहती है वो पूजा के हाथ में जो थैली रहता है उसको उससे दूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अपना आप को सिर्फ बचा पाती है और जो दिव्या होती है उसको नहीं बचा पाती है। मगर जब वो उसको फेंकती है और विजय को देखती है, उसने वो फेंका तो उसमें से उस झोले में से एक दिव्य चाकू निकलता है जिसमें माँ शेरावाली का जय शेरावाली माँ वो शेरावाली माँ का
चुनरी उसमें लपेटा हुआ था और उसमें जादुई शक्ति थी, जिसकी वजह से ही उसको मिटाया जा सकता था, जिससे उसके सीने में वार करके मारा जा सकता था उन डायनों को। तभी जाके जो दिव्या होती है वो विजय जी को देखती है। विजय जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनके मुँह से खून निकल रहा था। उनके शरीर में ऐसा लग रहा था कि पूरा खून चूस लिया गया है। उनके शरीर में रक्त का कमी है, बिल्कुल भी खून नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है शरीर के लिए, और वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो जितनी भी डायन रहती है वो उन सबको अपना शिकार बनाना चाहती है। और इसी वजह से फिर जो दिव्या है, दिव्या पूछती है प्रियंका से कि तुम क्यों आई हमारी ज़िंदगी में? कितनी खुशी खुशी से हम लोग रह रहे थे। तो वहीं पे प्रियंका बोलती है कि मैंने थोड़ी ना तुम्हारे पति को बोला था कि मेरी मदद करो। वो वो वही आए थे मेरी मदद करने के लिए। उन्होंने मेरी मदद क्यों की? तो तभी दिव्या बोलती है कि वो तुम्हें बेचारी तुमको अकेला सोच के उन्होंने तुम्हारी मदद की, क्या उसका परिणाम ये मिलेगा? ऐसे करके बोलती है। तो तभी प्रियंका बोलती है कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि उनको कभी भी मेरे प्रति कुछ भी गलत भावना नहीं थी, मगर उनको ऐसे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। और मैं डायन हूँ और मैं अपना शिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बहनों के साथ शेयर करती हूँ और किसी को नहीं देती। और तभी जाके दिव्या बोलती है कि खबरदार, अगर तुमने उन्हें शिकार कहा, वो मेरे पति है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कह के कुछ बोल ही रही थी, तभी जाके जो दिव्या है वो भीख माँगने लगी कि प्लीज़ मेरे पति को छोड़ दो, रहम करो, हमें जाने दो। मगर वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। तभी वो आगे बढ़ते हैं विजय को मारने के लिए। लेकिन आगे जैसे ही बढ़ते हैं वो डायने, तभी जाके जो पूजा रहती है, जो पूजा थी, वो बोलती है दिव्या से कि दिव्या, वो दिव्य त्रिशूल उठाओ और उससे इन सबके सीने में वार करो, जिसकी वजह से वो मारी जाएंगी। तो तभी ये सुन के एक डायन उस त्रिशूल को लेने के लिए, उसको दूर फेंकने के लिए आगे बढ़ती है, और जैसे वो उठाती है उसका एक हाथ वहीं पे भस्म हो जाता है। और ये देख के सारी बहनें जो थी, सारी डायन की ग्रुप थी, वो डर जाती है। और ये चीज़ पूजा को पता थी कि अगर वो बोलेगी कि वो त्रिशूल उठाने, तो कोई ना कोई डायन ज़रूर जाएगी उसको दूर फेंकने के लिए, इसीलिए उसने ये कहा। और फिर वापस से यही चीज़ दोहराया पूजा ने कि जाओ जाके उस त्रिशूल को उठाओ और उस त्रिशूल से इन सबके सीने में वार करो। और इतना कहते ही जो जो दिव्या जी थी वो त्रिशूल उठाए। त्रिशूल जैसे ही उठाया उन्होंने, और तो तभी जाके उन्होंने मारने की कोशिश की, मगर वो एक बार को उनके हाथ काँप गए, क्योंकि वो उन्होंने आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी थी। तभी जाके पूजा उधर से हौसला देते हुए कहती है, तुम, ये तुम्हारी परेशानी है। तुम ही हो जो इन सबको ख़त्म कर सकती हो, क्योंकि तुम एक सुहागन हो। ऐसे ही करवा चौथ का जो व्रत है नहीं रखा जाता है। अगर करवा चौथ के व्रत में ताकत नहीं होती तो करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? और तुम ये मत भूलो, तुम एक शादीशुदा औरत हो। तुम में देवियों की ताकत है। तुम एक शादीशुदा औरत हो और मुझे भरोसा है कि तुम खुद के लिए नहीं, अपने पति के लिए तुम ज़रूर उन लोग से लड़ के अपना पति की जान बचा सकती हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये डायने तुम्हें साथ-साथ तुम्हारे पति को भी मार देंगे। उसके बाद से कुछ नहीं हो सकता, और जल्दी करना कि रात ना हो। अगर रात हो गई तो इनकी दिव्य ऊर्जा और बढ़ जाएँगी और इन्हें ख़त्म करना और भी ज़्यादा कठिन और मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जाके कहीं न कहीं दिव्या को भी लगने लगा कि हाँ, वो कर सकती है। वो खुद के लिए नहीं तो अपने पति के लिए ज़रूर कर सकती है, और अपने पति को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। ये सोच के वो आगे बढ़ी और उसने उसी उसी डायन की तरफ पहला वार किया जिसने पहली बार उस त्रिशूल को छूने की कोशिश की थी। तभी जाके उसने उस त्रिशूल को उसके सीने के अंदर ढाल दिया, और देखते ही देखते वो जो डायन थी वो चिल्लाती है, चिल्लाने के साथ-साथ उसी वक़्त राख में बदल जाती है। और ये देख के
जितने भी सारी बहनें थी, जितने भी सारी डायनें थी, वो सब इधर-उधर भाग जाती है और वो जो दिव्या होती है, वो वापस जाती है, एक डायन का पीछा करती है और पीछा करने के बाद उसको भी मारने की कोशिश करती है, मगर वो उसके सामने रहम की भीख माँगने लगती है। वो डायन कहती है कि मुझे मत मारो क्योंकि तुम जो माँगोगी मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। सोना, चाँदी, घर, बंगला और मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। तुम्हारी मैं ही हर चीज़ों से बचाऊँगी। बस मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपना गुलाम बना लो। ऐसे वो बहुत चीज़ों की लालच देने की कोशिश करती है। मगर दिव्या इतने गुस्से में थी, वो किसी की नहीं सुनती है और दिव्या ये बात कहती है कि अभी कुछ समय पहले ही मैं तुमसे अपने पति की भीख माँग रही थी कि प्लीज़ हमें छोड़ दो और हमें जाने दो। तो लेकिन तुमने क्या किया? तुम हम दोनों को मार के खा जाना चाहती थी, हमारा खून पी के तुम रहना चाहती थी, सालों साल के लिए सुंदर बन के और फिर ऐसे ही ना जाने और कितने ही लोगों की तुम जान लेती। मगर आज से और अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जितनी भी डायने हो, तुम सबको ढूँढ-ढूँढ के, घुस-घुस के तुम्हारे घर में घुस के मैं मारूँगी, मैं ख़त्म करूँगी तुम सारी डायनों को। और इतना कहते ही उसने तलवार उठा के उसके सीने में दे मारा और उसी के साथ वो वहीं पे ख़त्म हो गई। तभी जाके वो पूजा के पास वापस जाती है और कहती है कि अब मैंने सिर्फ़ 2 जन को मारा और बाकी सब गायब हो गई। तभी जाके एक डायन उसके पति को लेके वहाँ से गायब हो जाती है, कहीं चल जाती है। ये वही डायन थी ये वही लड़की थी प्रियंका, वही डायन थी और तभी जाके वो जो दिव्या थी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस चीज़ से। वो अचानक उसको लेके कहाँ गायब हो गई, नहीं पता मगर जो पूजा थी वो फिर से चालाकी दिखाते हुए वो फिर से अगरबत्ती जलाती है और उस अगरबत्ती से के धुएँ से वो वापस वो धुआँ इशारा दिखाता है कि किस तरफ जाता है क्योंकि उस धुएँ में अभिमंत्रित किया हुआ जो कि पूजा की सामग्री में यूज़ किया हुआ अभिमंत्रित किया हुआ मंत्र से गण गठित किया हुआ उसमें शक्ति थी जिसकी वजह से वो भूत की पूरी रास्ता बता रहा था। वो धुआँ और वो जब धुआँ जलाया गया तो 2-3 दिशा में गया, वो पहले जाके उन सबको ख़त्म करती है, उसके बाद जाके सबको ख़त्म करने के बाद अब समय आ गया था उसके पति को ढूँढने का और तब जाके वो एक गोटी उछालती है जिसमें उसने अपना थोड़ा-सा खून लगाया था, जो दिव्या थी उसने अपना हल्का-सा खून लगाया था क्योंकि वो उसको ढूँढना चाहती थी, अभिमंत्रित करना चाहती थी, तो इसलिए उसने अपना हाथ कट करके थोड़ा खून लगाया और उसको एक दिशा उसको ऊपर उछाला। जब उसको ऊपर उछाला वो नीचे की तरफ गिरा और वो एक दिशा की ओर आगे बढ़ा और वो दिशा थी वहाँ से करीबन 1 घंटे की दूरी पे और वो एक जंगल भरा इलाका था। तो तभी जाके उनके पास कोई गाड़ी, कोई साधन नहीं थी। तभी वो लोग गुफ़ा से निकलती है और तभी गुफ़ा में अचानक हलचल मचने लगती है और गुफ़ा ऐसा लग रहा था कि अब गुफ़ा टूटने वाला है और वो लोग जल्दी से वहाँ से निकलता है और उनके पास वक़्त बहुत ही ज़्यादा कम था क्योंकि बहुत जल्दी शाम होने वाला था, रात की वापस गहराई लेने वाला था जिसकी वजह से जो डायन थी, जो प्रियंका डायन थी, उसकी ताकत वापस से बढ़ जाएगी और उसे ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जाके वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसे फिर जाके वो हाईवे में उठती है और उसे वही ऑटो वाला मिलता है, जो ऑटो वाला उन्हें स्टार्टिंग में मिला था। और वही ऑटो वाले से बात करके वापस से वो लोग जल्दी रफ्तार में चली जाती है उस जगह की ओर और उस जगह की ओर जब वो पहुँचती है तो वो देखती है कि वो जो डायन है वो कहीं नहीं दिख रही है मगर जो विजय जी है वो एक जगह में उ वो खड़े हैं और उनको बाँध के रखा गया है और वो जाके उनको छुड़ाती है। जब वो उनको छुड़ाती है तब जाके वो वो देखती है कि उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है और तब जाके उनके साँस में साँस आता है और तभी पीछे से वही डायन वापस आती है और हमला करने की पीछे से कोशिश करती है। मगर वो जो वार करती है उसकी वजह से पूजा को जख्म हो जाता है, पूजा ज़ख्मी हो जाती है और वो त्रिशूल उठा के उसने उसके
सीने के आर-पार कर दिया। दिव्या ने वही त्रिशूल उठा के उस प्रियंका के सीने के आर-पार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और वो धुआँ बन जाती है। लेकिन इधर पे विजय और जो पूजा थी वो दोनों ज़ख्मी हो गए थे। विजय तो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। मगर पूजा कहीं न कहीं होश में थी थोड़ा, तभी जाके वही ऑटो ड्राइवर आता है और उसकी मदद करता है, उन लोगों की उन सबको हॉस्पिटल लेके जाता है। और कहीं न कहीं दिव्या भी घायल हो गई थी थोड़ी, तो 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जाके सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब जाके ये सब चीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था और अब जाके जो दिव्या है, दिव्या के परिवार वाले आते हैं, विजय के परिवार वाले आते हैं क्योंकि उनको ये सब बात पता चल गई थी कहीं से। तभी जाके सारे परिवार मेंबर को पता चलता है कि जो दिव्या है वो पेट से है क्योंकि करीबन ये सब चीज़ हुआ 1 महीना होने वाला था, तो 1-2 महीने में घरवालों सबको पता चल गया कि विजय का एक्सीडेंट वग़ैरह हुआ है और ये जो जो भी हादसा हुआ वो हादसा के बारे में दिव्या ने किसी को नहीं बताया था और विजय को भी ये हादसा के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। बस विजय को तो सिर्फ़ वही चीज़ याद था कि वो एक औरत को लिफ्ट देता है, लिफ्ट देके अपने घर लेके आता है। उसके बाद से उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो उस औरत के बारे में पूछता भी है अपनी पत्नी से। तब उसकी पत्नी कहती है कि वो वो कुछ समय बाद ही हचकचाते हुए कहती है कि वो तो चली गई। वो बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले भी आने वाले हैं और ऐसा करके और जब ये बात कहता है तब जाके विजय बोलता है कि घर वाले? उसके तो घर वाले मर गए थे। तो फिर जाके दिव्या बोली कि नहीं घर वाले नहीं, उसके कोई भाई-बहन आए थे या रिश्तेदार आए थे, उसके साथ वो चली गई। और इतना कहते ही वो समझ जाता है कि कुछ तो बात है, मगर वो इस बारे में और कुछ नहीं पूछता है। और जो घर वाले आ गए थे उसके और तब जाके वो लोग उसके घर वाले उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस ये स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मैं बस आपको इस स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी अनजान आदमी को ऐसे लिफ्ट देना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर ऑरा आपका कमज़ोर है तो आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो सकती है। तो किसी से चीज़ से भी डरे ना और कोई चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कोई चीज़ को भी मज़ाक में ना लें। देखा कैसे विजय जी जो थे वो अच्छे स्वभाव के थे, उन्होंने एक लड़की की मदद करने की कोशिश की मगर उनका अंजाम क्या हुआ? अगर उनकी जो पत्नी थी वो उनका ऑरा मजबूत नहीं होता, अगर वो थोड़ी दिव्य मन की नहीं होती और अगर उनको पूजा जी जैसी औरत नहीं मिली होती, ज्ञानी औरत तो फिर क्या होता? खैर जो भी हो मगर इस स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। तो ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? और मैं आप लोग को ये भी नहीं बोलूँगा कि किसी को आप लिफ्ट ना दो, क्योंकि ऐसे इंसानियत भी नहीं बचेगी। हाँ, अगर आपको कोई लगता है कि है लिफ्ट देने लायक है, तो आप शिव मंत्र याद कर लो कुछ मंत्र वगैरह याद कर लो, जो हनुमान चालीसा आप याद कर लो। हनुमान चालीसा बोलते-बोलते आप उस आदमी के पास जाओ और कहो उसको कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर कोई भूत-प्रेत होगी तो हनुमान चालीसा सुन के वो वहाँ से अवश्य उड़ जाएगी या गायब हो जाएगी। और अगर कोई सही में इंसान होगा कि सही में उसको मदद की ज़रूरत है तो उसको भी मदद मिल जाएगी। ख़ैर गाइज़ आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है और स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो गाइज़। अपने एक दोस्तों में वीडियो को शेयर करो। तो चलिए गाइज़ वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको मेरे एक और न्यू वीडियो लेकर के, एक और न्यू कहानी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर एंड बी सेफ।